right? And I'm recalling it for you in the last of the class as we were ending the lecture. I told you about this. So basically, any inducement which is artificial inducement towards transformation against the inertia in any system is a reform, right? So there is a definition by Lehman that administrative reforms are effort to mitigate the gap between reality and what is desirable. It means what is the motive or vision, right? Motive or vision of an organization and what is in reality. So if this is the motive and this is the reality, to bring it the reality over here, we need some efforts, and those efforts we can say administrative reforms can bring the reality closer to the vision, right? So this could be value laden, moral purpose हो सकता है, changing the organization or a unit or department in accordance with the time हो सकता है, right? Or because we all know that there is a degree of dynamism in administration, in our society, in lives of people, and any organization, government, department, ministry, unit within the bureaucracy or district administration, anywhere, police and taxation, everybody has to change according to the needs of the time. So evolution is the essence. So now administrative change, administrative reform, reorganization, revolution, right? There are more or less same terms, but in degree they are different. So administrative changes are spontaneously खुद हो जाते हैं, छोटे छोटे changes जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है? धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता कब हो गए, ठीक? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पीरियोडिक होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, नोटिसेबल ज्यादा होते हैं, सब्सटेंशियल अमाउंट में होते हैं, ठीक? जैसे पुलिस में कुछ चेंज आया या कोई कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें लागू कर दिया गया, है ना? या आप देख रहे हैं कि मैं रिफॉर्म्स का ही पार्ट मानूंगा जो आपकी कर्मयोगी स्कीम है, ठीक है? वो भी एक जो पूरा का पूरा बिलीव है ब्यूरोक्रेसी को कैसा होना चाहिए, वो चेंज आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, अब डिपार्टमेंट्स का एमलगमेशन अलग अलग हो जाना, डिपार्टमेंट का या मिनिस्ट्रीज का, ऑफिसेज का, ठीक है? ऐसा चलता रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में। और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे अगर बात करें कि अब ये वाला कार्यभार डिस्ट्रिक्ट एडीएम एग्जीक्यूटिव ही संभालेंगे, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिवॉल्यूशन, ये तो एक बहुत ही रेडिकल चेंज होता है जो कि सब्सटेंटिव अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करके रख देता है, पर इसको हम बहुत ही कम देखते हैं, ठीक है? क्योंकि किसी भी सिस्टम में इतने बड़े चेंज होने का मतलब है वो सिस्टम पूरी तरह से शॉक में चला जाएगा। पर ये भी हमें रिवॉल्यूशन देखने को मिल सकता है जब एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दूसरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से चेंज हो जाए पूरी तरह, या एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आए और उसका जो वर्किंग मेथड है वो पूरी तरह अलग हो। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं कि यदि कहीं पर ऐसी गवर्नमेंट थी जहां पर कि लेफ्ट पार्टीज या जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ओरिएंटेड जो पार्टीज हैं उनका शासन था, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा बिग ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगी। सडनली वहां पर एक राइट विंग पार्टी जो कि लिबरलिज्म में विश्वास रखती है, कैपिटलिज्म में विश्वास रखती है, न्यू लिबरलिज्म पॉलिसी को अपनाती है, वहां देखने को मिलेगा, तो सब्सटेंटिव चेंज आ जाएंगे, ठीक है? So these are the obstacles to administrative reforms, that people tolerate the maladministration. So we have been tolerating the maladministration in our country, ठीक है? तो अगर देखें तो पहले हमने बहुत सारी गुलामी भी करी है, तो हम ठीक था, हमें सही लग रहा था कि ठीक चल रहा है सब कुछ, ठीक? तो हमने अपने ही, हम का मतलब है भारतीय सोसाइटी में, हमने अपने ही कुछ लोगों को अपना ही गुलाम बना रखा था जाति व्यवस्था ने, ठीक है? तो सहने की आदत है बहुत, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत सहने की आदत है, तो इंग्लैंड जैसी कंट्रीज तो नहीं सहती हैं। वहां पर लिज को देखो 45 दिन बाद ही क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। हमारे देश में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री रिजाइन कर रहा हो, ठीक है? ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया और पॉलिटिकल इनर्शिया है, क्यों करना है
चेंज क्या करेंगे करके चेंज, ठीक है, क्यों इतना सरदर लेना है भाई, जैसे चल रहा है अपनी बढ़िया पोस्टिंग है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, अभी नोएडा में लेट अस सपोज नोएडा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, गुड़गांव में, तो क्यों सरदर लेना है, फालतू में अगर चेंज लाएंगे तो और भी लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक है। जो चेंज ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था, जब मैं प्रताप भानु मेहता की किताब से आपको बताया था पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो वो उनको अच्छा नहीं माना जाता, अरे यार ये तो बहुत आगे निकल रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है ऐसा, पर जो चेंज लाते हैं लाते ही है ना, ऐसा नहीं है कि वो सफल प्रैक्टिसेस नहीं है, पर ऐसा है, ठीक है। खैर, लैक ऑफ फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो आप कहीं भी जाके देख लो, ठीक है, कहीं भी जाके देख लो, फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी सरकारी विभाग में जाके देख लो, वहां पर आपको होगा कि सर फंड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कंप्यूटर आए हुए रखे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है तो कंप्यूटर आए हुए हैं सर, इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैंने देखा कि बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं कि भाई इन पे हमको ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई, कि सर यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अभी लाइट नहीं आती थी, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। खैर, लैक ऑफ रिसर्च नॉलेज और अपोजिंग आइडियोलॉजीज है, ब्यूरोक्रेसी या अपने आप में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इतने प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं अपने कामों से कि वहां रिसर्च का काम नहीं हो पाता, ठीक है। और ये धीरे धीरे चेंज होने की जरूरत है। आप देखोगे तो ये नीति आयोग आया है, उसमें खुद ही क्या है, वो एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। तो आइडिया यही है कि रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट के प्रोसेस को रिफॉर्म करना, तो वो कैसे होगा, नीति आयोग अपने आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पे एक सेमिनार करा रहा है या इंटरेक्शन हो रहा है, अकेडमिया का इंटरेक्शन और क्रॉस फंक्शनल और क्रॉस डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक राइट डायरेक्शन है। तो बहुत सारी रिपोर्ट जो आती हैं, ठीक है, चाहे वो कमीशन की रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट हो, ठीक है, या फिर आपकी जो पे कमीशन की रिपोर्ट होती हैं, या फिर जुडिशियल कमीशंस की रिपोर्ट होती हैं, इन सबको कहा जाता है ओ यार दीज पीपल दे डू नॉट नो, वी ओनली द ब्यूरोक्रेट्स नो व्हाट इज हैपनिंग इन द डिपार्टमेंट, दे डू नॉट नो, दे आर आर्म चेयर एक्सपर्ट। तो आइडियलिस्टिक मान लिया जाता है, क्या ये तो एम्प्लाई नहीं हो सकता। सर आप कैसी बात कर रहे हो, 100% ईमानदारी तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। कल एक IAS ऑफिसर पकड़ा है, कौन पकड़ा है, एक छापा मार दिया फिर गवर्नमेंट ने, याद नहीं आ रहा कहीं, ठीक है, आजकल बहुत पकड़े जा रहे हैं, तो तुम अभी से सीख के चलो, एथिक्स के पेपर में तुम्हारे अच्छे नंबर भी आएंगे, ठीक है। जो वो करने हैं वो नहीं करना है तुम्हें, एटलीस्ट पेपर तक तो, ठीक है। तो टेक्निक्स क्या है इंप्रूवमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड मेथड। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के लिए भी इसको क्या कर लिया जाता है, सिनोनिम यूज कर लिया जाता है। और बेसिकली ये जो आया आइडिया, ये सब आइडियाज जो आए हैं ये 1920s 30s और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारे हम जो आज भी एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारी हम मैन्युफैक्चरिंग या बहुत सारी आइडियाज जो हम ब्यूरोक्रेसी में और मैनेजमेंट में यूज करते हैं, दोज ऑल आइडियाज हैव देयर रूट्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा एक चीजों की जरूरत पड़ी, तो उस समय जो साइंटिस्ट थे, जो मैनेजर्स थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, बहुत सारी चीजें आई। तो ये भी टेलरिज्म और गिलबर्ट है, FW टेलर का नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है, गिलबर्ट है, इसमें मॉलन गिलबर्ट और फ्रैंक गिलबर्ट, ठीक है, ये दोनों क्या थे, आपके इंडस्ट्री साइकोलॉजिस्ट और इंजीनियर, ये सब सारे ही मिलके काम करते थे, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इन्होंने भी काफी काम किया है, ठीक है। तो इनकी जो टेक्निक्स है वो बेस है इसके लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है एक्टिविटीज का, और उनको इफेक्टिव ह्यूमन और अदर मटेरियल रिसोर्सेज कितना उसमें इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, उसका असेसमेंट होता है। और फिर देखा जाता है कि बेस्ट तरीके से हम अपना रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट चेंजेस करके हम कैसे आउटकम बेटर ला सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, भाई जैसे एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, उसको मतलब लिखने का नहीं है पर मैं समझा रहा हूं आपको। तो हमारी तहसील में क्या था कि बहुत सारी वो आई EVM मशीन्स, और EVM का पूरा
जो भी काम होगा आप ही लोग जैसे ऑफिसर बन जाओगे, जब आईएएस ऑफिसर बनोगे या आईपीएस या एसडीएम बनोगे, आईएएस बनोगे तब भी एसडीएम बनना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए, एसडीएम रहोगे शुरू में, तो सब आपके अंडर ही वो काम होता है। सारी ईवीएम आ जाती है, ईवीएम की चेकिंग होती है, ईवीएम के नंबर्स होते हैं, ठीक। तो अभी ईवीएम को या तो काउंट कर लो या हमारे पास थी सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी, तो हमने देख लिया कि कौन सी ईवीएम मिसिंग है, तो ईवीएम का नंबर होता है, खट 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 टाइप किया तो पता चल गया इस रूम में मिल जाएगी, ऐसा। तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन और मेथड्स का ही एक माध्यम हो सकता है। तो किसी भी चीज को इजी करना, किसी चीज को ज्यादा इफेक्टिव करना, है ना, ये होता है। तो वैसे ईवीएम क्या कैसे होती है, इतनी बड़ी सी होती है ईवीएम, ठीक है, उसमें इधर लॉक होते हैं, उसमें सील लगाई जाती है, तहसील से जो लेखपाल कानून वो ये सब होते हैं, डीएम साहब के अंतर्गत होता है सारा काम, वहां पर सील लगी होती है, उसको काट के खोला जाता है, पर्चा डाला जाता है, उसमें 1.5 वोल्ट की 3 बैटरियां होती हैं। दो कंपनियां हैं, एक तो बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एक है ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो बनाती हैं, ठीक है। और उसमें टेम्परिंग कुछ नहीं हो सकती, वो सब झूठ है कि उसको हैक कर लेते हैं, वो सब कुछ नहीं हो ही नहीं सकता उसमें हैक वैक। हाँ ये हो सकता है कि वो जब स्ट्रॉन्ग रूम में पड़ी हो तो कोई कुछ कर ले उसमें जाके, पर स्ट्रॉन्ग रूम जो होता है जनरली डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो FCI के गोडाउन होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है, सारी की सारी ईवीएम उसमें आती है और उसमें बकायदा अंदर जो बड़े बड़े से गोडाउन होते हैं खाली रहते हैं वो, उसमें CCTV कैमरा होता है, लोकल पुलिस वहां आ भी नहीं सकती, ठीक है, CRPF रहती है, और अंदर ईवीएम एक के बाद एक बक्सा होता है ईवीएम का, उसमें रखी जाती है और 24/7 उनकी रिकॉर्डिंग होती है और वो सारा डेटा रोज जाता है, ठीक है। तो हो नहीं सकता, पर नहीं वो हो सकता है, वो टेक्निकल एरर हो सकता है, पर वो सब टेस्ट करे जाते हैं। अब दूसरा एक चीज और है, देखो क्यों संभव नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, क्या भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसकी सरकार है उसके हो जाते हैं? नहीं। फिर SDM है और फिर इतने सारे लोग हैं, भाई आप एक जने को कह सकते हो कि चुपके से फोन करके इसको करा देना, क्या आप 700-800 जनों को कह सकते हो? नहीं। आजकल तो मोबाइल है, कोई भी रिकॉर्ड करके वायरल कर देगा कि ये देखो SDM साहब कह रहे हैं कि ऐसा घोटाला कर लेना, संभव नहीं है। और उसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग होते हैं जो ईवीएम को फिक्स कर रहे होते हैं। और मैंने वहां के ECIL के इंजीनियर से पूछा था कि भैया ये हो सकता है क्या? वो कह रहा भैया नहीं हो सकता, हम बनाते हैं। फिर मैंने खुद भी देख लिया, कम से कम 200 ईवीएम अपने हाथ से फिट करके इधर उधर रखी, तो मुझे पता चल गया वो नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है, आई डोंट नो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हो सकता है कि ईवीएम जहां जमा कर दी जाए उसके बाद जाके उसमें कोई बटन दबा ले, राइट? हाँ, उससे पहले नहीं हो सकता। और VVPAT होता है ना, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो छोटी सी पर्ची गिरती है उससे भी काउंट हो जाता है। तो वैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि भैया इसको पूरे के पूरे जितनी भी ईवीएम्स हैं उनके साथ में पेटी जो लगी होती है जिसमें पर्चा जा रहा है वो भी काउंट करो। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था ऐसा तो नहीं हो सकता, हम कुछ कर सकते हैं, 1%, 2%, 10% ऐसे कुछ कर सकते हैं, पर पूरी तो नहीं कर सकते अभी। पर मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को उस पर ज्यादा जो मैं कहूँगा ओपननेस दिखानी चाहिए और एटलीस्ट 10, 15 या 20% ईवीएम्स का वो काउंटिंग कराएं, तब उससे क्लियर पिक्चर है ना, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगी। ओके, तो ये जो O&M है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और मेथड, इसकी यूनिट्स भी हैं मिनिस्ट्रीज में। डिस्ट्रिक्ट स्तर पे तो कोई ऐसी मुझे तो देखने को नहीं मिली, कहीं नहीं। प्लानिंग जहां चलती है, जहां जब आप लोग सेक्रेटरी बन जाओगे सब, ठीक है, तब वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा प्लानिंग होती है वहां पर मिनिस्ट्रीज में, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? O&M यूनिट्स का रिव्यू करती है डिपार्टमेंट का। क्या रिव्यू करेंगी? जैसे अगर हम क्लास का रिव्यू करें तो हम घुसेंगे कि ये बेंच, ये चेयर सही से लगी हुई है नहीं, क्या यहाँ पर एयर कंडीशनिंग वर्किंग है या नहीं, क्या यहाँ पर ये जो हमारा बड़ी स्क्रीन है ये वर्किंग है या नहीं, है ना, क्या हम बेहतर और कर सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट को, क्या हम इसकी फ्लोर की जो लेआउट है वो चेंज कर देते हैं, जो फ्लोर लेआउट होता है ना। अब इसको आप केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SDM और डिस्ट्रिक्ट पुलिस IPS ऑफिसर की उससे मत सोचना,
जो अभी मैं बता रहा हूं। इसको ये भी सोचना कि यूपीएससी के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बनते हैं डिफेंस यूनिट्स की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जीएम, या स्टेट के खादी ग्राम उद्योग में जहां कपड़े बनते हैं उसके सीईओ, टूरिस्ट डिपार्टमेंट के सीईओ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके सीईओ। समझ में आया? हाँ, तो ये सोचो, इसको ऐसे सोचो कि मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा टॉपिक है, मैंने बताया था ना मैनेजमेंट ओरिएंटेड है वो, पर ये तो सुधार तो हर जगह होते हैं। तो जैसे मैं लेआउट बोल रहा हूं, जब मैन्युफैक्चरिंग टर्म में लेआउट का मतलब होता है, ये होता है कि भाई मशीन उधर रखी जाएगी, इधर सप्लाई कहां से आएगी। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, कपड़ा आता है, उसकी कटिंग होती है, बटन आते हैं, धागा आता है, फैब्रिक तो हो ही गया, ठीक है, कलरिंग होती है, आयरनिंग होती है, तब उस पर सिल रहा होता है, मोती सिले जाते हैं, मोती मोती जो लगते हैं वो गांव में भेजे जाते हैं जहां कारीगरी का काम होता है। अब आपको पहले से प्लान करना होता है। अगर आपने ऐसा कर दिया, सबसे पहले रंग दिया कपड़ा और कटाई के बाद रंगना था, तो हो गई ना दिक्कत। तो ये जो पूरी लेआउट है ये प्लान होती है, इसमें मैनेजमेंट टेक्निक्स है, सिक्स सिग्मा है और बहुत सारी हैं, ठीक है, काइजन टेक्निक्स हैं, तो खैर वो तो हमें पढ़नी नहीं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होता है डिपार्टमेंट का। अब इसको डिपार्टमेंट आप लगा लो कि ऐसा भी हो सकता है डीआरडीओ डिपार्टमेंट या यूनिट, किसी भी स्तर पे कर सकते हैं ये हम, ठीक है। डीआरडीओ में मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मोस की हो रही है, वहां पर ओएनएम होगा ही, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और मेथड, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। प्लानिंग न्यू एक्टिविटी, ठीक है, ये भी नई एक्टिविटी प्लान करना है तभी ओएनएम का। रिसर्च ओ एंड एम में अपने आप में रिसर्च करते रहते हैं, ओ एंड एम डिपार्टमेंट में जो यूनिट होती है ज्यादा से ज्यादा की, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो कोई एंड वर्ड है नहीं, जैसे सक्सेस कोई एंड वर्ड नहीं है ना, कब सक्सेसफुल होगे तुम, क्या मतलब हमारी ये वो रहती है कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाती है, ठीक है, पर कितनी, उसका 2 4 10 दिन के बाद तुम्हें पता चलेगा लाइफ तो वैसी है, ठीक है। तो जैसे सक्सेस का कोई एंड डेफिनेशन नहीं है, शायद सबसे बड़ा सक्सेस है मृत्यु को प्राप्त करना ही। जैसे ओशो का मैं देख रहा था, वी कम हियर टू प्रिपेयर, अपनी मृत्यु के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं हम दुनिया में, ठीक है, क्योंकि वो है अंतिम लक्ष्य, ठीक है। ट्रेनिंग इन ओएनएम ऑफ द ऑफिशियल एंड एम्प्लॉय, तो ऑफिशियल और एम्प्लॉय की भी ट्रेनिंग में है, ठीक है। अब कोई भी नई टेक्निक लग रही है, आपको ये कहा गया कि भाई देखो ये स्टोर रूम है, यहां पर आपको अकॉर्डिंग टू शेल्व्स, और शेल्फ में नाम लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग रखना है, ये नहीं सब भर के फेंक दिया। मेडिकल स्टोर में गए हो, हर दवाई का जो इनिशियल वर्ड होता है वहां पर ए बी सी डी ऐसे करके लिखे होते हैं, जिंदगी में तो दवाई नहीं मिलेगी उन्हें, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड है, सिंपल, देखते हैं सिस्टमेटिक है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड है। इसी की तरह स्कैनिंग करने लगे अब लोग तो पता चल जाता है उन्हें, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड है, ओके। कोऑर्डिनेटिंग वेरियस यूनिट्स ऑफ ओएनएम इन द गवर्नमेंट, ये भी है, एक डिपार्टमेंट में है उसको दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कराना, क्योंकि बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द पब्लिकेशन ऑफ जर्नल्स, बुक्स एंड अदर रेफरेंस मटेरियल, तो लोगों के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए और डिपार्टमेंट के लिए पब्लिकेशन, जर्नल्स का, बुक्स का या अदर रेफरेंस मटेरियल का पढ़ना भी पड़ेगा। नई टेक्निक्स क्या आ रही है दुनिया भर में, जापानीज टेक्निक लगाना चाह रहे हैं, अमेरिकन कुछ टेक्निक लगाना चाह रहे हैं, तो पढ़ना भी पड़ेगा, उसको सही शब्दों में, आसान भाषा में क्या करना पड़ेगा, खुद भी उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, सॉरी, रिकॉर्ड कीपिंग, एक मिनट, अब रिकॉर्ड नहीं होगा, तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है, क्या करोगे भाई। अगर मैं ये कहूं पुलिस अपराध, आप नए आईपीएस ऑफिसर हो, आप गए वहां पर, हाँ जी, किस तरीके का अपराध होता है, हर जिले में अलग अलग तरीके के अपराध होते हैं, कुछ किस तरीके का अपराध होता है, सर हमारे जिले में 2 बड़ी नदियां हैं, यहां पर इन नदियों के किनारे बहुत रेता बजरी का खनन होता है अवैध, इसकी वजह से क्या होता है, साल में 2-3 बार गोलियां चलती हैं, 2-4 कत्ल हो जाते हैं, पता चल गया। सर हमारे जिले में एक मेला भरता है जो कि दूर दूर से लोग आते हैं, इसमें जहर खुरानी गिरोह सक्रिय हो जाता है, जो मूंगफली में जहर लगा दिया, बिस्किट में जहर लगा दिया, ट्रेनों में ऐसे मूर्छित लोग पड़े हुए होते हैं, ठीक है, 2 तरीके के।
सर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कई राज्यों की सीमा पे है, तो यहाँ तरह तरह की तस्करी होती है, पर्टिकुलरली शराब की तस्करी, क्योंकि हमारे जिले में क्या है, जो एक्साइज है वो ज्यादा है, अन्य राज्यों में एक्साइज बहुत कम है। ऐसा क्राइम कहाँ होता है? हरियाणा से, दिल्ली से, यूपी में जाओगे ये क्राइम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सस्ती है शराब, वहां पर महंगी है, तो पकड़े जाते हैं लोग। गाड़ियों में अंदर वेल्डिंग करा के वो बना लेते हैं एरिया, है ना, और भाई टायरों की ट्यूब में भर लेते हैं, पता नहीं कहाँ भर लेते हैं भाई, ठीक है, तो उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ओके चलो, तो बेटर मेथड ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए भाई, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक, कितना अपराध हुआ, कब हुआ, कितना रेवेन्यू आया पिछले साल तहसील में, हर तहसील का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू निकालना होता है। रेवेन्यू कलेक्शन मेजर फंक्शन है, और तो सब छोटे फंक्शन है, सबसे बड़ी एक्सरसाइज वही है। और जैसे हम लोग जाते थे एडीएम, एफएनआर का मतलब फाइनेंस एंड रेवेन्यू, एफएनआर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, उनके पास अपने लेके कितना सिलेक्शन वो हुआ सर, पिछले हफ्ते में 45 लाख रुपए कलेक्ट, ठीक है, तो वो सारे सरकारी खजाने में जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो पिछली फिर देखेंगे ईयर ऑन ईयर, पता चले ना, क्योंकि कलेक्शन भी हमेशा सही नहीं होगा। जब अनाज जा रहा है पीडीएस में या किसी भी थ्रू, किसानों के पास पैसा आ रहा है, अपने आप कलेक्शन ज्यादा दिखेगा क्योंकि पैसा आ गया। इसमें जुलाई अगस्त सितंबर में कम रहता है क्योंकि बारिश हो रही है, गाड़ियां भी नहीं जा पाती, किसको पकड़ोगे? तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे, फिर हम देख सकते हैं वीक ऑन वीक देख सकते हैं, मंथ ऑन मंथ देख सकते हैं, पर उसके लिए रिकॉर्ड कीपिंग सही होनी चाहिए। अब डेटा हमें पता रहेगा तो सॉफ्ट कॉपी में भी डेटा ई गवर्नेंस का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? ये बस मैं बताने के लिए आपको कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। और ये सब चीजें तो समझ में आ ही जाती हैं, कोई ऐसा नहीं है, बस उसको लिंक करके बता रहा हूं कैसे होता है। नेचर क्या है भाई, देखो ओएनएम को सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट का, ठीक है। ये छोटा काम है कि रोजमर्रा की चीजें या टेक्निकली हम कैसे सुधार सकते हैं। अब ये नहीं है कि इसको सोचना कि रिफॉर्म करेंगे ही नहीं, ओएनएम लगा दो, नहीं, फाइल कीपिंग, ठीक है, काम कैसे होना है, ये तो छोटी चीजें हैं। आप जब तक बड़ी चीज, पूरा डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन या डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन पॉलिटिकल नेचर से भी पैदा होता है, ये मैंने देखा है, ठीक है। एक सरकार आती है तो दूसरी तरह का हो जाता है, दूसरी सरकार आती है तो दूसरी तरह से बिहेव करने लगता है एडमिनिस्ट्रेशन। और जब तक रिफॉर्म्स, बड़े रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट्स हैं उसमें जो लिखा है, या पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से अलग करना, ये है बड़े रिफॉर्म। तो इनको हम सब्स्टिट्यूट की तरह नहीं कर सकते कि अच्छा हमने तो ये लगा दिया, कंप्यूटराइजेशन करा दिया, नहीं, कंप्यूटराइजेशन करा दिया तो क्या है, अभी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, बिजनेस का और पॉलिटिक्स का और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस है, इसको कैसे तोड़ेगा कंप्यूटर आने से? ये कंप्यूटर भी इन लोगों के लिए ही काम करेगा और बढ़िया हो जाएगा उनके लिए। समझ में आया? शुड बी सीन एज सर्विस टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये एक सर्विस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, O&M यूनिट्स जो हैं, ठीक है, ये एडवाइजरी यूनिट होती है। ये सारा काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आई मैं बात करूं, या जो सीईओ हो गए खादी ग्राम उद्योग के राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उनमें ये एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। अपने आप में ये ऐसा नहीं है कि O&M कोई अलग से डिपार्टमेंट बन रहा है। सो शुड बी सीन एज वर्क इंप्रूवमेंट स्टडी रादर देन कि प्रॉब्लम एरिया, फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज ना देखी जाए। इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वर्क को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे आप हो, आप गए और आपको खादी ग्राम उद्योग का सीईओ बना दिया, एमडी बना दिया, मैनेजर बना दिया, तो अब वहां पर खादी ग्राम उद्योग में क्या होता है, लोकल प्रोड्यूस भी होते हैं, जैसे कि भैया यहाँ पर खद्दर की जैकेटें बनती हैं, ठीक है, जैकेट्स, तो और क्या होता है, कुछ सिल्क का भी काम होता है, और क्या होता है, और रजाइयां जाती हैं, क्विल्ट जाती हैं, ठीक है। अब आप नए डायनेमिक पर्सन हो, आप गए अपने क्षेत्र में घूमने, आपने देखा कि अच्छा यहां पर जो ये क्विल्ट है, अच्छा तो ये तो, फिर लोगों से बात करी कैसी क्विल्ट करते हो, कि सर ऐसी ही कर लेते हैं, इनकी डिमांड नहीं है। आपने एडवर्टीजमेंट ज्यादा कराया, ठीक है, और आपको O&M यूनिट से कहा कि रिसर्च करके लाओ कि क्या यहां पर हमारी, अगर हम क्वालिटी बढ़ाएं
तो क्या यहाँ पर वो है, मार्केट है? पता चला कि सर यहाँ तो मार्केट है, क्योंकि ये जो जिला है वहां से कुछ गांव से बाहर भी जाती है क्विल्ट, विदेशों में, इंडिया से जाती है तैयार होके क्विल्ट, मैंने देखा है। एक जिले में मेरे फादर पोस्टेड थे, तो मैं स्कूल में जब था तो मैंने वहां देखा था, वहां से डायरेक्टली रशिया, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज में जाती थी और यूरोपियन कंट्रीज में, हाथ से बनी हुई रजाइयां, सुंदर सुंदर। तो आप ऐसा कुछ स्टडी करा सकते हो ना, और चेंज करा सकते हो। सो यही है, इंप्रूविंग स्टडी होनी चाहिए, ना कि फैक्ट फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए कि ये कमी है, वो कमी है, ठीक है। ट्रू टेक्निकल या केप्ट अंडर मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। जैसे ब्यूरोक्रेसी की एक आदत है कि हर चीज को मिस्टीरियस बना देना, कि नहीं ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में है, ये तो पता ही नहीं कर सकते, उनमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर आरटीआई से भी नहीं देंगे, फिर पीआईओ आरटीआई फाइल करो 30 दिन में नहीं आएगी, फिर पहले जो अपीलीय उस पे है उस पे करो, फिर भी नहीं आएगी, फिर राज्य सूचना आयोग में जाओ, तब वहां जाके लिए खड़े होंगे कि ये लो है। चलो दिक्कत है, पर क्या इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, उसको कैसे करें, है ना, वो दिक्कतें भी आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टू टेक्निकल या अंडर द मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। आप लोगों का इससे बहुत ज्यादा, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे तो इसका कोई सरोकार है नहीं, पर हमें, मैंने पहले ही बताया, इसको देखना है पूरे ओवरऑल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो आईएएस के लिए बहुत नीचे वाली पोस्ट है ना, उसके बाद आप कमिश्नर बन जाओगे, उसके बाद आप सेक्रेटरी बन जाओगे, उसके बाद नीति आयोग जैसी थिंक टैंक्स में काम करोगे, वहां पर ये सब चीजों में फर्स्ट हैंड आपका इनपुट्स होंगे, ये बात समझ में। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने भी ऐसे काम किए हैं, तो उनका क्या था, मैं आपको जो नोट्स भेजूंगा उसमें है उनके, तो आप उनकी केस स्टडीज देख सकते हो। किसी ने पीडीएस सिस्टम को अपने यहाँ पे सुधरवाने का काम किया, किसी ने मिड डे मील में कुछ किया, ठीक है, कि कहां से कितना रिसोर्सेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा। आईटी का बहुत ज्यादा किसी ने रेवोल्यूशन लाए, ठीक है। वर्किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट किसी ने सही किया। एक मैं देख रहा था, तो उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैंने पढ़ा था कल परसों, तो वो आपको मैं भेजूंगा ही। उन्होंने टोकन सिस्टम लगा दिया तहसीलों में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, कि आप जैसे बैंक में टोकन लेते हो कि भैया आपका टोकन मिल गया, 2:15 पे आपका नंबर आ जाएगा, और वो व्यक्ति जा रहा है, 15 मिनट में उसका काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये भी एक इनोवेटिव स्ट्रैटेजी है, तो वहां पर ये सब काम आएगा, ठीक है। तो टोकन सिस्टम से वहां पर इतनी सारी भीड़ होती है, रोज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं 9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, 10 से 2 बजे या 10 से 1 बजे उनका जन सामान्य से मिलने का काम होगा। 200-250 एप्लीकेशन लेके लोग पहुंचे रहते हैं, ज्यादातर अपनी डिपार्टमेंट की शिकायत लेके, कि सर हम तहसील में गए थे, सर हमें भगा दिया, हमारी बात नहीं सुनी, तो लिख देते हैं फिर एसडीएम फला फला, इस पे उचित कार्रवाई करें, 3 दिन में अपनी आख्या पेश करें, होता है काम, ठीक है। लोगों को बहुत विश्वास रहता है ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारी बात सुन लेंगे, तो खुश हो जाते, नाचते गाते हो जाते हैं, फिर चलो आज तो कुछ अब आएगा मजा, ठीक है, आप पिटवाएंगे उससे, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब उसके ठिकाने लग जाएंगे दिमाग। हाईली टेक्निकल भी होता है, ये स्पेशलिस्ट या टॉप लेवल ऑफिसर्स के द्वारा लगाया जाता है, डिलेज को, वेस्टेज को और ओवरलैपिंग वगैरह को हटाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा इट इज एन हाउस मैकेनिज्म दैट इज अंडरटेकन टू अकोमोडेट एंड इंप्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, रिफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन और मेथड्स, ठीक है। यूनिट्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर होता ही है। तो बेसिक स्टेप्स क्या हैं ओएनएम के, ऑर्गेनाइजेशन और मेथड्स के बेसिक स्टेप्स क्या, कैसे इसको लागू करा जाता है। तो आप ऐसा समझो, अपने को ऐसा समझो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस समय हेड हो, राइट। तो ऐसा समझो कि हाँ, जैसे एक मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, तो कर्नाटका स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में एक ऑफिसर थे, उन्होंने आके बड़ा अच्छा काम किया, और वो बेसिकली जो रोडवेज बस थी, वो क्या थी हालत, आप जानते हो रोडवेज बसों की कैसी रहती है, ठीक है, डिलेज होते हैं, और बहुत सारी रोडवेज बसों को देखोगे 10-12 सवारी बैठा के घुम रहे हैं, ठीक है, और टूटी फूटी सी रहती हैं कई बार। तो उन्होंने आके उसमें मैनेजमेंट टेक्निक लगाई, और विद इन 1 ईयर वो क्या हो गया, प्रॉफिट मेकिंग हो गई, ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि तुम वही ऑफिसर हो, तो सेलेक्ट द एरिया प्रोसेस दैट रिक्वायर्स अटेंशन,
तो स्ट्रैटेजीज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बैठो अब तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो कि भाई रोडवेज में कितनी बसें रोज जाती हैं, कि सर 1200 बसें हैं हमारे डिपो में, वो इधर से उधर जाती हैं। अच्छा, तो इसमें कितना लीटर तेल यूज होता है, कि सर इतना लीटर। एवरेज क्या देती है गाड़ी की, सर 3 से 4 किलोमीटर का देती है, पुरानी इतना में आप देखो कि वेस्टेज आ रही है, 200 लीटर की वेस्टेज आ रही है। अब आपने देखा है कि टेक्निकली आपने मुआयना कराया गाड़ियों का, कि गाड़ियों की सबसे पहले क्या कराओ, इंजन की जांच कराओ और इसमें फिल्टर्स की जांच कराओ, और हम कौन से पंप से तेल ले रहे हैं, क्या उसमें तो गड़बड़ी नहीं है, सरकारी से ही लिया जाता है ज्यादातर, वही डिपो होता है अंदर, पर फिर भी ठीक है। तो आपने एक एरिया या प्रोसेस को चुन लिया, रिकॉर्ड द करंट सिचुएशन प्रिवेलिंग इन इट, कितना तेल लग रहा है, कितनी बसें आ रही हैं, कौन तेल देता है, क्या तेल नाप के दिया जाता है, ऐसा तो नहीं है 2-4 लीटर हेरा फेरी कर दी जाए, ऐसा कर देते हैं, बहुत होता है। ठीक है, मैंने खुद छोटी जगह पे होते हुए देखा है कि जो ड्राइवर होते हैं वो लोग इधर उधर 10-12 लीटर कर देते हैं। एग्जिस्टिंग सिनेरियो को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे और एनालाइज करेंगे। ठीक है, डेवलप, डिजाइन एंड इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन एंड रिकमेंड इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अब आपने देखा कि अच्छा एक काम करो कि हम क्या करेंगे, इन पे जीपीएस लगा दो सारी गाड़ियों पे, हम ये देखेंगे कि ये कितने समय में कहां से जाती हैं, कितना रुकती हैं। ठीक, तो आपने एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बताया कि जीपीएस लगा दो। अब जीपीएस लगने से आपको पता चला कि ये बसें, कुछ बसें क्या थी कि ज्यादा देर कहीं खड़ी रहती थी, लेट एस सपोज, और वहां पर खड़ी रहती थी, वहां उनका तेल निकाल लिया जाता था। ऐसा भी होता है, सरकारी गाड़ियों का, प्राइवेट गाड़ियों का भी निकाल लिया जाता है। तो फिर आपने रिकमेंड इंप्रूवमेंट किया कि आपको सबकी बैठक ली और बता दिया अपने अपने ड्राइवरों को कि भाई इस रूट पे सबसे ज्यादा होता है ये काम, इसको खत्म करा जाए। ठीक, चूजन सॉल्यूशन को क्या किया, लगाया, जीपीएस इंस्टॉल करा दिया। मेंटेन एंड मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू इंश्योर एडहेरेंस, कि उस पे काम कर रहे हैं 3 दिन के बाद, क्योंकि आदत होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, स्टेटस को, इनर्शिया, चेंज नहीं होना चाहते ना। जीपीएस ही खराब कर दिया, सर खराब हो गया जीपीएस, आपने कहा कि नहीं, जो खराब होगा उसको उसके प्राइवेट एक बार सही कराएंगे, अगली बार से खराब होगा तो आपके वेतन से इसका पैसा काट लिया जाएगा, अब वो खराब नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बेनिफिट और देखा कि इफेक्टिव है या नहीं है। आपने देखा जीपीएस नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, आपने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए बस के अंदर, होते हैं, है ना लोग। अब आपने एक और ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देख लिया। तो ऐसे करके ये वाला ओएनएम का काम आप किसी भी यूनिट में कर सकते हो। मैंने अभी आपको स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बारे में बताया, इसको आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुए इंडियन पुलिस सर्विस में जाके कर सकते हो, या आईआरटीएस ऑफिसर होते हुए कर सकते हो, है ना। ठीक, कहीं भी हो सकता है। सो अब अगला जो है वो है वर्क स्टडी। देखो ये इसमें साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी होती है, इसके कुछ तरीके हैं। साइंटिफिक होती है, साइंटिफिक का मतलब क्या है, साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि जिसको हम नाप सकें, नाप के देखते हैं हम, और उसके लिए कोई प्रोसीजर डिफाइंड हो, और ऐसे नहीं हैफजार्डली नहीं कर सकते, ये बात समझ में। ठीक है, तो सिस्टमैटिक स्टडी और साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम किसी भी वर्क कंडीशन की। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से हमें क्या पता चलता है, उसकी एफिशिएंसी, इकोनॉमी, सिचुएशन को हम रिव्यू करते हैं कि इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी कैसी है कैसी नहीं। आप बन गए रीजनल रीजनल, जो मेरठ दिल्ली में पहला नेटवर्क बन रहा है ऑफ ट्रेन्स, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, दिल्ली से और मेरठ के बीच बन रहा है, 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप उसके एमडी बन गए, आपने क्या किया, आपने अब सिस्टमैटिक एनालिसिस कराया वर्क स्टडी का। ठीक है, तो वर्क क्या है, वर्क स्टडी के अंदर भी क्या कई तरह की चीजें आती है। तो वर्क को स्टडी करना, जैसे इसको ऐसे समझ लो कि एक कार है, कार की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, असेंबली लाइनिंग में होती है। कहीं से उसके बल्ब बन के आ रहे हैं, कहीं से उसके फिल्टर बन के आ रहे हैं, कहीं से उसकी गाड़ी बन के आ रही है, कहीं से उसकी बॉडी बन के आ रही है, वो वेल्डिंग हो रही है, इंजन रखा जा रहा है, ऐसे करके असेंबली लाइनिंग होती है। सबसे पहले चेसिस आया, चेसिस में
पहिए फिट कर दिए, फिर चेसिस में आपने फ्यूल टैंक फिट कर दिया, फिर चेसिस में आपने और भी चीजें फिट करी, फिर बॉडी रख दी, इंजन रखा, फिर बॉडी रखी, है ना, फिर ऐसे करके दरवाजे लग गए, ऐसे करके आगे बढ़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, असेंबली लाइन। तो अप्लाइड टू डिपार्टमेंट टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग मेथड ऑफ ऑपरेशन, एनहांस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। तो जो अभी हम काम कर रहे हैं उसको इंप्रूव करने के लिए वर्क स्टडी करी जाती है, ठीक है। तो वर्क को डिटेल में स्टडी करना ही वर्क स्टडी है, ठीक। अब आपने ये देखा, जैसे अभी मैं आगे बताऊंगा कि कोई मोशन हो रहा है, जैसे यहां से गेट आ रहा है गाड़ी का और ऐसे लग रहा है, ठीक है। आपने ये देखा कि यहां से यहां लाने में बहुत टाइम लग रहा है, क्यों ना हम मशीन को यहीं यूज कर दें और वो गेट ऐसे लग जाए। तो ये मोशन डिफरेंट हो गया, ये मोशन स्टडी आपने करी और इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, कैमरों की रिकॉर्डिंग में देखना पड़ता है। फिर आप देखते हो हर एक वर्क को आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। ये पेन जब बन रहा होगा तो इसमें कई वर्क लगे होंगे, ठीक है। जॉब, निड लगाना, ये बनाना, 6-7 है। आप उसको स्टडी करते हो, देखते हो कि वहां पर कहाँ टाइम बच सकता है, टेक्निकल काम होता है, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ वर्क स्टडी कैसे होती है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, बहुत सारा कॉस्ट रिडक्शन कर सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि दरवाजा ऐसे आ रहा है, तो बड़े बड़े मोटर्स लगे हुए हैं, दरवाजे को ला रहे हैं, मशीन लगी हुई है, आपने उसको छोटा कर दिया, यहीं से मोशन ऐसे कर दिया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच गई, आपकी बड़ी मशीन बच गई, छोटी मशीन से काम हो रहा है। वर्किंग कंडीशंस में इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। अभी तक किसी भी मशीन के लगने से बहुत गर्म कंडीशन हो रही थी, पोल्यूशन कर रहा था, आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, ठीक है, तो फायदा हो गया। क्वालिटी ऑफ वर्क और प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोसीजरल स्ट्रीमलाइनिंग हो जाती है। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब, स्ट्रीम जानते हो, नदी, स्ट्रीम नदी होती है ना, तो कोई भी चीज नदी की तरह तेजी से बढ़ती हुई चलती है तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग, ठीक। और बेटर इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉइज ऑन ऑब्जेक्टिव बेसिस, ये भी पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में एक एम्प्लॉय दिन भर में कितना काम कर लेता है एवरेज। अगर आपको ये चाहिए कि एवरेज से 10% बेटर करे, तो आप क्या करो, उनको इंड्यूसमेंट दो कि भाई अगर आपने ये संभव कर दिया तो दिवाली पे आपको एक ऐसा गिफ्ट। एक उसकी गुजरात की एक फर्म है, वो अपने गाड़ियां बांटती है, बहुत अच्छी गाड़ियां, ठीक है, छोटी मोटी गाड़ियां नहीं, डायमंड की काम है उनका, सबको गाड़ियां बांटती है, ठीक है। तो अब ये भी आप क्या कर सकते हो, वर्क स्टडी करा के ऐसा कर सकते हो। इंफॉर्मेशन और आपको डेटा अवेलेबल रहेगा बेटर प्लानिंग के लिए। जैसे मैं जहां पर इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट हाउस, वहां पर रुड़की एक जगह है, आप जानते हो IIT रुड़की से, उसके पास ही एक श्री लक्ष्मी कॉटन्स करके एक बहुत बड़ी फर्म है, और वो भी बनाती है क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट भी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी बनते थे, ठीक है। तो उनके यहाँ बेसिकली ये था कि अगर आपको जैसे इंफॉर्मेशन और डेटा है, तो आप पता कर सकते हो कि वहां पर नीदरलैंड से, इंग्लैंड से बच्चों के, बड़ों के बहुत सारे कपड़े बनने का ऑर्डर आता है, तो हमें शिपिंग के जरिए भेजना होता है ना। तो अभी हमें आया कि हमें 90,000 पीसेस बनाने हैं, लेट अस सपोज, ठीक है, और कितने कलर में, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, और कौन कौन से साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अभी मेरे पास डेटा इनका कब तक मैं ले आऊंगा दिल्ली NCR से या पंजाब से फैब्रिक, फिर मेरा धागा कब तक आ जाएगा, फिर मेरे बटन्स कब तक आ जाएंगे, ये सब मैं स्टडी कर रहा था, समझ में आया। तो तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल हो, और डेटा वर्क स्टडी से क्या होता है, ये डेटा अवेलेबल हो पाता है, ठीक। और तुम्हें ये भी पता है, अगर तुमने वर्क स्टडी सही से कर रखी है अपनी यूनिट में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कि मेरे एम्प्लॉय अगर 1000 हैं तो कितने दिन में कितने पीसेस ऑफ शर्ट या पैंट बना सकते हैं, समझ में आया। तो नेक्स्ट प्लानिंग करने के लिए भी बहुत जरूरी है, आया समझ, ठीक है, ओके। तो कंपोनेंट ऑफ वर्क स्टडी के कंपोनेंट्स हैं, मेथड स्टडी, ठीक है, किस मेथड से काम करो, रिलेटेड टू टूल्स, टेक्निक्स, पाथ कौन सा ले रहे हो वर्क को पूरा करने में, क्या आप इलेक्ट्रिक माध्यम ले रहे हो, या आप पुराने धर्रे पे काम कर रहे हो। आपको जिले में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए आप, तो एक तरीके की भूमि होती है, सीलिंग की भूमि। सीलिंग क्या है, लैंड सीलिंग होती है, चकबंदी, सुना है,
चकबंदी और हदबंदी, ठीक है, सीलिंग लगा दी। सीलिंग का मतलब है लैंड रिफॉर्म हुए थे, अभी आप पढ़ोगे, जब इकोनॉमी पढ़ोगे ना आप, तब पढ़ोगे। तो और जब हम थोड़ा बहुत, मैं जब आपको सेकंड पेपर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के और जिला रेवेन्यू फंक्शन बताऊंगा तब, तो वहां पर मैं जहां था वहां पर 600 बीघा 700 बीघा जमीन एक ही जगह थी, वो सरकारी जमीन थी। बड़े बड़े जमींदारों से जमीन ले ली गई थी पहले लोगों को बांटने के लिए, वो बट नहीं पाई, तो ऐसी हजारों हजारों एकड़ जमीन है जो पड़ी है सरकार के पास। वहां पर क्या है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के अंदर ही उनपे खेती होती है या लोगों को दे दिए जाते हैं पट्टों पे, और उसका फिर बकायदा लिखा जाता है कि क्या कैसे हुआ। तो इमेजिन करो तुम नए ऑफिसर हो, अब तुम्हें पता चला कि अच्छा टूल्स और टेक्निक्स क्या लगानी है, नहीं मैं लोगों से ऐसे नहीं कटवाऊंगा, मैं तो कंबाइन लगवाऊंगा, कंबाइन मशीन, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो टूल्स टेक्निक्स की और पाथ कौन सा लिया जा रहा है, इस सब की स्टडी मेथड स्टडी में करते हैं। ये क्या होता है, सिस्टमैटिक स्क्रूटनी होती है, व्हाट कब होना है कोई काम, व्हेन क्या काम है, व्हेन कब होना है, कैसे होना है, व्हाई वेयर हु विल डू इट, समझ में आया? कोई भी काम, जैसे तुम्हारा जांच का ही काम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो अगर तो जांच करनी है, कौन करेगा, पीडीएस की जांच कितने लोग करेंगे, कितने लोग, कितनी बार तहसील दिवस होगा, कितनी बार थाना दिवस होगा, कौन जाएगा, थाना दिवस में जाना पड़ता है एसडीएम को, तहसीलदार सबको, ठीक है, हाँ वहां पर एज मजिस्ट्रेट जाना पड़ता है, वहां पर थाने में शिकायतें आती हैं, साहब हमारा ये हो गया वो हो गया, तो तुम मतलब पुलिस के सामने जो प्रशासन है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। डिस्ट्रिक्ट डीएसपी जो है ना वो एसडीएम के पास आता है, एसडीएम नहीं जाता, डीडीओ एसडीएम के पास आता है, एक फोन करें भागे भागे आते हैं, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वेज ऑफ डूइंग, ठीक है। अगर इंप्रूवमेंट करना है तो हम ये मेथड में देखें कि किस मेथड से काम होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मेथड स्टडी के, मेथड ऑफ वर्क को देखना, इन परफॉर्मेंस को देखना, डॉक्यूमेंटेशन को देखना कैसे हो रही है, इंप्रूवमेंट लाना मेथड ऑफ वर्क में, डेटाबेस प्लानिंग करना, हेल्प इन फाइंडिंग मेथड्स ऑफ वेज कलेक्शन एंड इंसेंटिव स्कीम, कैसे बेहतर कर सकते हैं, वेज कैसे दी जाए ताकि लोग और ज्यादा काम करें, क्योंकि कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये मानते हैं कि मॉनिटरी बेनिफिट से क्या होता है, लोग मोटिवेटेड होते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है मेथड स्टडी के, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सब लोगों को, डिपार्टमेंट को अपनी क्षमताओं के बारे में, लोगों को जो वेरियस लेवल के हैं उनको अपनी क्षमताओं के बारे में, ठीक है, और लोगों को ये भी कि हमें क्या कितना काम करना है, ठीक है। वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा जब हम किसी चीज को देखेंगे, सेफ्टी ज्यादा हो जाएगी, ऐसे रिडंडेंट काम और जो खतरनाक काम है उनको हटा दिया जाएगा। जैसे आप आए, आपने देखा अरे यार ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, कि सर ये तो पानी जो है ये गंदा पानी है, जो फैक्ट्रीज का आता है वही यहीं से जाता है और हम लोग यही काम करते हैं, कि नहीं इसको आप ढकवाओ। एक इंप्रूवमेंट हुआ तो इससे क्या हो गया, पूरा का पूरा सेफ्टी इन्वायरमेंट बन गया। प्रोसीजर क्या है, स्पेसिफिक जॉब की स्टडी करो, करंट परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करो, मेजर फीचर ऑफ जॉब को देखो, एक्टिविटी क्या क्या हो रही है, फंक्शनरीज कौन कौन है, प्राइवेट है या पब्लिक सेक्टर है या केवल पब्लिक सेक्टर है, या कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, टूल्स इक्विपमेंट इनके पास कब के हैं। अभी तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, आपने देखा कि आपके यहाँ नगर पालिका क्या कर रही है, गटर की सफाई कराने के लिए ह्यूमन का यूज कर रही है, वो तो बैन है ना। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि टूल्स और इक्विपमेंट लाओ। अब बताओ कितनी बुरी स्थिति है जब हमारे यहाँ 50-50 लाख की गाड़ियां बना रही हैं कंपनी, और टाटा है, महिंद्रा है, क्या वो लोग 2-4 लाख का इंप्रूवमेंट करके ऐसी कोई मशीनें बना सकते हैं जिससे गटर की सफाई हो सकती है और ह्यूमन बींग्स को ना जाना पड़े? बता सकते हैं ना, कोई बड़ी इंजीनियरिंग की तो नहीं है यार। आप कह रहे हो हम दुनिया में सबसे कारें बनाते हैं, एक से एक बेहतरीन कार निकाल रहे हो आप, क्या 5 लाख रुपए नहीं दे सकते, 10 लाख रुपए आप किसी यूनिट को? तो ये भी दिक्कत है हमारे यहाँ, है ना। जब हम रॉकेट बना ले रहे हैं यार, एक गटर साफ करने वाली मशीन नहीं बना पाए हम, तो क्योंकि हमारे जो मैंने कल बताया था ना, ग्रामशी क्या कह रहा था और मार्क्स क्या कह रहा था कि ये सब जो काम कर रहे हैं ये सब फसाड है, डेवलपमेंट वर्क, इक्वालिटी, सब काम कर रहे हैं सीनियर्स के लिए, बिजनेस, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं कर सकते, टूल्स इक्विपमेंट क्यों नहीं बना सकते, प्राइवेट सेक्टर को बनानी चाहिए एटलीस्ट,
ठीक है यार, पब्लिक सेक्टर को बनाना चाहिए। जब हम ब्रह्मोस बना सकते हैं, गटर साफ करने की मशीन क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, तो पोस्ट डिटेल एनालिसिस ऑफ जॉब, उसके कंपोनेंट को क्वेश्चन किया जाता है कि फिजिबिलिटी है या नहीं है, कोई काम ढर्रे से चल रहा है, अब फिजिबल है वो नहीं है, अभी भी ऐसे ही करते रहेंगे। और नेसेसिटी, अब के जमाने में नेसेसिटी है नहीं है। जैसे मैं पूछता था कि अच्छा आप लोग कैसे करते हैं काम, कि सर इसको हम पहले करते हैं, कि मैं इसको ही पहले क्यों करते हैं? सर ये तो नहीं पता, हमें भी ये बताया गया इसको ही पहले करना, वो उसको कर लेंगे तो उधर से। फिर मैंने भी कहा अच्छा ठीक है यार छोड़ो, चलो इसको ही पहले करो। तो मतलब है ना, क्या कर सकता था? ऑल्टरनेटिव मेथड्स को एक्सप्लोर करना है, इसमें भी देखो है ना, मेथड स्टडी में भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है, ऑल्टरनेटिव बेस्ट चुनना है। तुम्हारे पास 3 मेथड है कि तुम्हें नालियां साफ करानी है, नगर पालिका के तुम हेड हो गए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, बहुत बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आईएएस ऑफिसर होता है ना, महानगर पालिका में जो गवर्निंग पर्सन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होता है, वो कौन होता है? आपका आईएएस ऑफिसर। और जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है उनमें पीसीएस एसडीएम को लगाते हैं। अब तुम्हें ये पता चल गया, अब तुमने देखा 3 तरीके हैं, ठीक है, क्या तरीका है? एक तो ह्यूमन बीइंग्स को भेज दो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को भेज दो, एक सरकारी मतलब गवर्नमेंट कर्मचारियों को भेज दो, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की मदद ले लो, प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा इस समय पैसा वैसा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी पैसा है। तुमने देखा होगा जब हम म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं तो ये जो सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह होते हैं, उनके पीछे भी लिखा होता है, वो सब प्राइवेट वाले तो है, वो कर लो। या फिर मशीन का आयात कर लो सिंगापुर से, ठीक है, एक मशीन का आयात कर लो, उससे सारी चीज हो जाएगी। ठीक है, अब तुम इसमें तीनों में देखोगे अच्छा ये तो पहले से हो रहा है, पर अगर ह्यूमन बीइंग्स को यूज करूंगा सुप्रीम कोर्ट मेरे चाबुक मार देगा, ठीक है, और सस्पेंड और करेगा अगर आ गया तो। ये तो क्योंकि ह्यूमन को एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट भी है भाई, उसके अंदर करा नहीं सकते आप, ठीक है, ये गलत होता है, इसमें लोगों की मृत्यु भी होती है, बहुत लोगों की। आप पढ़ोगे अखबार को ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे इसमें गैस होती है उन टैंक्स में, वहां अंदर जाते हैं बेचारे मर जाते हैं, और उसमें इतनी खतरनाक स्मेल और ऑर्डर होता है कि वहां जाने के लिए वो पहले ही शराब और गांजा अफीम ये सब पीते जाते हैं, वहां जाके गैस चढ़ती है और मर जाते हैं, और ये भारत में रोज होता है, समझ में आया? मशीन, अब इन तीनों में आपने लगाया कि क्या कर सकते हैं, तो आपने देखा कि ठीक है कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, मशीन मंगाएंगे, 1 करोड़ की मशीन आएगी, ठीक है, हाइपोथेटिकली आपने मंगाई, उससे अच्छा हो गया, तो आपने देखा कि ऑल्टरनेटिव बेस्ट क्या रहा, ये रहा, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर ऑपरेटर्स, अब भाई नई मशीन आ गई, वो तो जुआ है कि भाई ये कैसे चलती है, ठीक है, तो ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग कराने भी भेजना पड़ेगा, एक को कम से कम, वो आके औरों को कराए। अब नई मशीन से आपको पता चला कि जो काम था क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज वो 10 टाइम्स फास्टर हो गया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि एक कर्मचारी 300 मीटर ड्रेनेज साफ कर सकता है, अब एक कर्मचारी कितनी कर सकता है, कम से कम 3000 मीटर, 3 किलोमीटर। तो नए परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। स्टेप टेकन टू डिस्कार्ड, अब ओल्ड मेथड क्या होते हैं, बहुत बुरी तरह जाते हैं। अब कोई अंकल जी हैं कह रहे हैं कि यार सूटी बना रहे हैं, अरे यार देखो हमें तो नाली में घुस के ही मजा आता है, ठीक है, रख लिया अंदर नाली में ही घुसेंगे। अब उनके लिए कहोगे कि भाई वो भी नाली में घुसेगा, उसके 500 रुपए काट ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि ओल्ड मेथड्स को भी डिस्कार्ड करना है, नई क्या करनी है, प्रिंसिपल सेट करना है, नए स्टैंडर्ड सेट करना है, नया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी सेट करना है, ठीक है। अब किसी को शराब पीने का शौक है, कह रहे नहीं मैं तो सर गड्ढे में घुसूंगा, नहीं भाई, क्योंकि उसको शराब पीने को मिलती है, ठीक, ओके। तो आपने देखा मेथड स्टडी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को गुड शेप में रखना बहुत जरूरी है, तो उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। होलिस्टिक व्यू लिया जाता है, इंटीग्रल पार्ट लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का वर्क को, ठीक है, और देखा जाता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक काम कैसे क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, ठीक है, कोई भी एक काम, 2 काम, 3 काम, इनको कैसे ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और ये भी बताता है कि अगर आप केवल इस काम को इंप्रूव करो तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट डालेगा, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और इसके एक की मदद करने से क्या चेन इफेक्ट बन जाएगा, जो कि सारे काम ठीक होते जाएंगे,
ऐसा होता है ना, जैसे आपने लेटर सपोज आपको खादी ग्राम उद्योग के अब आप हेड बन गए और आपको खादी की रजाइयां आती हैं, आपको पता होगा सबको, है ना, क्विल्ट्स आती हैं खद्दर वाली। अब आपको पता चल गया अगर मैंने इस बार रंगाई का काम जो है वो सही पे करा लिया तो हमारा पूरा प्रोडक्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रंगाई में ही हमें क्या लगता है सबसे देर लगती है, रंगाई धागा या जो भी है, ठीक है, वो हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि कौन सा एक काम करके मेरा जो ओवरऑल जो टारगेट है वो मीट कर सकता है या ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ वर्क बढ़ सकता है, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स बोथ को क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में देखना होता है, ठीक। ऐसे ही आपका एक फंक्शन है जिसका नाम है वर्क मैनेजमेंट, ठीक। इट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस दैट इनेबल्स मैनेजर एफिशिएंट वे बताना है पर्टिकुलर वर्क का, और डिटेल किसी भी चीज में बताना है वर्क का, उसको सिंपल, बेटर और एफिशिएंट बताना है। इसकी सब टेक्निक्स भी हैं, छोटी टेक्निक्स भी हैं वर्क मैनेजमेंट की। टास्क बेस्ड डिजाइन, ठीक है, वर्क चार्ट बना लिया जाता है। अब आपने ये लेआउट है आपका, यहां पर आपने देख लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक है, 15 डेज 15 डेज 15 डेज, ठीक है। आपने पहले देख लिया, अगले पहले 15 डेज में क्या करोगे, प्रोक्यूरमेंट कर लेंगे हम, प्रोक्यूरमेंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन चीजों का प्रोक्यूरमेंट कर लेंगे। फिर सेकंड ऑपरेशन कि हम अगर किसी भी यूनिट में काम करते हैं या कोई भी सर्वे करा रहे हैं तो हमने सर्वे मशीन का प्रोक्यूरमेंट कर लिया, फिर सर्वे करा लिया 1 और 2, फिर तीसरे में क्या करेंगे 1, 2 इनका डेटा एनालिसिस का काम करेंगे। समझ में आया? तो ये बेसिकली इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में बहुत ही सिंपल सी टेक्निक होती है कि टास्क बेस्ड डिजाइन हम करते हैं कि कब क्या चीज करनी है, सही, ठीक है। वर्क क्यू सेम ही है, टू डू लिस्ट कब कौन सी लिस्ट करनी है, ठीक है, पहले ऑर्डर में लगा लिया हमने, ठीक है, पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर देना है, फिर मैन्युफैक्चरिंग की इफेक्टिवनेस देखनी है, फिर इसकी टेक्निकल जांच के लिए भेजना है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग जो करी है वो बेहतर है नहीं। हम वाटर फिल्टर बना लिए पर उस पर ISI का मार्क तो चाहिए, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसका मार्क चाहिए, या हमने लड्डू कुछ बना लिए FSSAI का पहले ही लाइसेंस लेना पड़ता है, पर किसी और हमने लैब से जांच कराने को भेज दिया, तो अब हम कब कब कराएंगे ये सब वर्क क्यू, वर्क कैसे आगे बढ़ेगा, समझ में आया, ठीक है। सो वर्क मैनेजमेंट ग्रुप्स, ये क्या होता है, ग्रुप आउटलाइनिंग टास्क, क्यूइंग ऑफ वर्क, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सेटिंग, वर्क बना, एक टास्क ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है, और इसमें सभी तरीके के लोग होते हैं, जैसे अपर, मिडिल और लोअर लेवल के भी लोग होते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि आगे भी क्या वर्क आने वाला है, अभी जो वर्क चल रहा है वो भी। जैसे इसका एक उदाहरण मैं बता सकता हूँ, तो जहां मैंने अपनी वो करी थी इंटर्नशिप, तो वहां था जो सुपरवाइजर बुलाए जाते थे, ये है मैनेजर, ठीक है, ये मैनेजर लगा लो 45 to 50 ईयर्स की एज है, फिर ये मिड मैनेजर्स हैं, ये 35, फिर कोई इंट्रोडक्शन अभी अभी आए हैं 25-23 के लड़के मैनेजमेंट, और फिर सुपरवाइजर है, कुछ पुराने टाइप के और इम्पोर्टेंट क्या है टेलर्स हैं, ये सब आ जाते थे वो बैठ के कि भाई अब ये जो ऑर्डर है हमें अगले 5 दिन में पूरा करना है। तो वो कहते थे कि साहब फिर तो ओवर टाइम लगानी पड़ेगी, और ओवर टाइम लगाने के लिए क्या है कि सर लड़के तो भाग जाते हैं, कोई ओवर टाइम करना नहीं चाहता है, तो शाम को मैनेजर फिर क्या करता था, आके ताला लेके आता था और वर्क फ्लोर पे लगा देता था ताला कि भैया कोई नहीं जाएगा, ठीक है। जो रोते होते आते थे सर ये वो मेरे बच्चे 2-4 को जाने देते थे, जो मैरिड नहीं थे उन लोगों को तो वहीं रखते थे, समझ में आया? तो ऐसा भी होता है, एक्सटेंसिव और सिग्निफिकेंट मेथड है ये, ठीक है। वर्क मैनेजमेंट ग्रुप भी इसमें बना दिया जाता है वर्क मैनेजमेंट में, तो इससे क्या होता है समस्याओं को सुलझाने का काम, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं आज, और आगे आपका शुरू होगा टाइम स्टडी, ठीक है। और टाइम स्टडी बहुत इजी है, कोई बहुत कठिन नहीं है इसमें। जैसे आपको दिखा, ये है एक टाइम स्टडी का क्या है ऑपरेशन का नेम, क्रैंक केस एंड फिटिंग, क्रैंक शाफ्ट होती है इंजन के अंदर, उसमें टाइम लगा इतना, क्रैंक शाफ्ट की फिटिंग, कनेक्टिंग रॉड और गवर्नर असेंबली, क्रैंक गियर लगाया, फ्यूल पंप लगाया, तो ये किसी कार का क्या हो रहा है, पूरा का पूरा इंजन क्या कहाँ पर हो रहा है, तो लगभग 50 मिनट में इंजन होता है। यही है टाइम स्टडी, हर ऑपरेशन को तोड़ दिया आपने और टाइम स्टडी करके देखा।
अब यहीं पर मोशन स्टडी भी आ जाती है। अगर जैसे कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है, टेलर है, ये जो कफ्स होते हैं और ये होते हैं, ये अलग से पहले ही बने हुए होते हैं, फिट करने होते हैं टेलर को। तो ये बन के आए, उसके बाद इमेजिन करो कि उसको जो कॉलर हैं वो वहां से उठाने पड़ रहे हैं। तो अब आपने मोशन स्टडी करा, उसके सारे मोशंस को देखा, इंजीनियरिंग वो मैनेजमेंट ग्रेजुएट जैसे मैं गया था, मैं भी ये काम कर रहा था, तो वो ऐसे उठा रहा है, तो आपने देखा कि उसके एक बार कॉलर उठाने में लगे 3.5 सेकंड। अब अगर कॉलर उसको यहीं रख दिया जाए बकेट में, तो वो 1 सेकंड से कम समय में कॉलर उठा ले रहा है। तो आप हर कॉलर पे 2 सेकंड बचा रहे हैं, और 200 मशीन लगी हुई है टेलर, तो आप हर कॉलर पे 200 सेकंड बचा रहे हैं। और अगर कोई 50 कॉलर फिट कर रहा है, तो 50 × 200 कर दो, इतनी सेकंड रोज बच रही है एक मोशन सही करने में। समझ में आया? तो ऐसे और जो चीजें हैं हम उनको कल पढ़ेंगे। तो दैट इज ऑल वी हैव फॉर टुडे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली टुमारो। थैंक यू फॉर कमिंग। आपके किसी के भी अभी मेरे पास नहीं आए हैं आंसर लिखे हुए, आंसर भेजिए जल्दी से।